नमस्कार। कल का कैबिनेट रिशफल कहें या कि एक्सपेंशन, उसमें बड़े बड़े मंत्रियों के इस्तीफे हुए और नए चेहरों को जगह मिली। इससे ये साफ तो हो जाता है कि नरेंद्र मोदी मौजूदा तमाम नेताओं में वो इकलौते नेता हैं जो जनता की नब्ज को पहचानते हैं। इस कैबिनेट उठापटक को उनकी जनभावना को समझने की काबिलियत के तौर पर देखा जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ये साफ दिखाई दिया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कोई तालमेल, कोई समन्वय नहीं है और सरकारें नाकाम नाकारा साबित हुई हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल का जो फेरबदल है, इसमें कम से कम 2 चेहरे ऐसे हैं जिनका बाहर होना बताता है कि प्रधानमंत्री ने ज़मीनी स्थिति को अच्छी तरह से समझा है, उसे भांपा है, तब ये डिसीजन लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन कभी हेल्थ मिनिस्टर जैसे दिखे ही नहीं। जब आपदा थी, आपदा प्रभावित जनता की तरह वो भी लाचार, बेबस नजर आते रहे। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो विपक्ष पर जिस तत्परता से हमला कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने मनमोहन सिंह की चिट्ठी का जवाब दिया था, वो वाकई बहुत शर्मनाक था। काश वही सक्रियता, वही जल्दबाजी वो कोविड मैनेजमेंट में दिखाते तो बंगाल चुनाव प्रचार को लेकर और कोरोना की अनदेखी को लेकर जिन आरोपों से मोदी शाह की किरकिरी हुई थी, वो शायद थोड़ी थम जाती और सरकार को बचाव करने का मौका मिल जाता। दूसरा चेहरा जावड़ेकर का है। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्ल्ड वाइड आलोचना हुई। विदेशी अखबारों ने खूब उनके खिलाफ लिखा, उनके कोविड मैनेजमेंट के बारे में लिखा, मिसमैनेजमेंट के बारे में लिखा, उनके चुनाव प्रचार और रैलियों को प्राथमिकता देने की वजह से दूसरी लहर की जो अनदेखी देखी हुई, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री होकर भी मोदी की ढाल नहीं बन पाए और सरकार की ओर से कहीं ना कहीं वो सही ढंग से संदेश नहीं पहुंचा पाए, सरकार की ओर से दमदार दलीलें तक नहीं दे पाए। नतीजा अब वो बाहर हो गए हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी की ये नीति है कि 70 साल के बाद आराम, और जावड़ेकर की उम्र हो गई, इसी के चलते वो बाहर हो गए। अब बात करते हैं रविशंकर प्रसाद की। रविशंकर प्रसाद का दोष ये रहा कि वो अभी भी खुद को बीजेपी के स्टार प्रवक्ता से ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन हमेशा गुस्से में ही दिखाई दिए हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे होते थे तो लगता था गुस्से में हैं। पिंजरा तोड़ ग्रुप के सदस्यों की जमानत के दौरान कोर्ट की जो टिप्पणी से सरकार की किरकिरी हुई और ट्विटर विवाद में सरकार का चेहरा होने के बावजूद अपनी पावर का इस्तेमाल ना करके सरेंडर कर जाना, सरकार की साख पर बट्टा लग गया। रविशंकर प्रसाद ना तो अच्छे मंत्री साबित हो पाए, बल्कि एक अच्छे सांसद तक भी नहीं बन पा रहे हैं। उनकी छवि पटना साहिब में जन सरोकार से दूर ऐसे नेता की बन चुकी है जैसे सुशील मोदी की बन चुकी है। आप लोगों को अगर याद हो वो सीन, कैसे सुशील मोदी ने पटना में अपने मोहल्ले में पानी भरने के बाद आम जनता को भगवान के भरोसे छोड़कर वो परिवार के साथ वहाँ से निकल पड़े, उन्होंने पलायन कर लिया था। वैसे ही रविशंकर प्रसाद की हालत है। उन्होंने भी कोरोना में अपने क्षेत्र को छोड़ रखा था। वैसे छोड़ तो पशुपति पारस ने भी रखा था, लेकिन जिनके लापता होने के पोस्टर हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में लगे थे, लेकिन विभीषणों को सत्ता मिलनी तय होती है। सरकार किसी की भी बने, पासवान के रहते हाजीपुर की जगह केंद्रीय कैबिनेट में फिक्स रहती थी। उनके निधन के बाद ब्रेक लग गया था। अब पारस के शपथ लेने पर परंपरा फिर से बहाल हो गई है। इस विस्तार में दल बदलुओं को काफ़ी इनाम दिया है मोदी सरकार ने और दूसरे दलों के कद्दावरों के लिए दाना डाल दिया है। ये आने वाले समय में उनके लिए और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जैसे शिवराज ने ज्योतिरादित्य को विभीषण कहा था, उस विभीषण को आज इनाम मिल गया। नारायण राणे को भी ये इनाम मिला है और टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए निशीथ प्रमाणिक को भी ये इनाम मिला है। बाबुल सुप्रियो बेचारे बेकार में ही बलि का बकरा बन गए। वो इतने दुखी हो गए हैं कि फेसबुक पोस्ट पर उनका दर्द झलक रहा है। वैसे प्रमाणिक सबसे कम उम्र वाले मंत्री हैं जिनको MOS होम अफेयर्स और MOS यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिला है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये एक फर्स्ट टाइमर मिनिस्टर के हिसाब से। तो ममता तो हमेशा ही मोदी के निशाने पर रहेंगी, इसलिए भी ऐसा किया गया हो कि पश्चिम बंगाल से 4 नए मंत्री जो है कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। खैर 43 नए मंत्रियों को शामिल करना, दर्जन भर पुराने मंत्रियों को हटाना,
कोई मामूली फेरबदल नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस को लेकर सरकार पर जो काफ़ी समय से सवाल उठ रहे थे उनको सुलझाने की बेचैनी भी है। इस विस्तार में 2.25 दर्जन ओबीसी शामिल किए गए हैं, क्योंकि देश की आधी आबादी ओबीसी ही है और यूपी, बिहार जैसे 120 लोकसभा सीटों वाले 2 राज्यों में तो वोटिंग का जो मेन आधार है वो जातिवाद ही है। तो अगले चुनाव को ध्यान में रख के ऐसा सिलेक्शन किया गया है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जातिवाद तो हमारे समाज में एक ऐसी सच्चाई है जिससे राजनीतिक पार्टियां खूब भुनाती हैं, समय समय पर उनको सहलाती हैं ताकि उनका वोट बैंक जो है वो बरकरार रहे और आने वाले समय में उनको फ़ायदा हो। तो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।